हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं जेई मेंस के 2025 के जनवरी अटेम्प्ट का 24 जनवरी का जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था उसके फिजिक्स वाले पोर्शन पे अपन लोग बात करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है ये एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.1 सेंटीमीटर लाइज एट ए डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, इफ द प्रेशर इनसाइड द बबल इज 2100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इन द एसआई यूनिट। ठीक है, तो इसको सोल्व करें तो ये बोलना ये चाह रहा है कि आपने ये जो लिक्विड की सरफेस ली है, ठीक है, इस सरफेस से कितनी नीचे बता रहा है ये, ये जो सरफेस लिया है आपने इससे कितना नीचे, 20 सेंटीमीटर नीचे कोई एक ड्रॉप है या बबल बोल सकते हैं अपन, और इस बबल की रेडियस जो दे रखी है वो बेटा अपने को दे दी कितनी, 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ एटमॉस्फेयर है तो इसका प्रेशर ई एटम के बराबर मान लेते हैं। अब इसने ये बोला है कि इसके अंदर जो प्रेशर होगा पी इनसाइड, उसका और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अपने को कितना दे दिया, 2100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले यहाँ का प्रेशर लिख लेते हैं अपन, क्या होगा क्या नहीं। तो अपने को पता है यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, जिसको मैं पी नॉट कंसीडर कर लेता हूँ। अगर एच हाइट नीचे आऊंगा तो प्रेशर मेरे को पता है जैसे जैसे नीचे आऊंगा प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो इस लेवल पे आके मैंने प्रेशर देखा तो क्या हो गया, पी नॉट प्लस रो जी एच। अब मैं इसके अंदर जाऊंगा तो कॉनकेव साइड का प्रेशर हमें पता है ज्यादा रहता है। अब यहां पर बोलने को तो क्या दे रखा है अपने को, बबल दे रखा है, लेकिन ये बबल पानी के अंदर है तो इसमें लेयर एक ही मिलेगी आपको। ठीक है, एक लेयर मिलेगी तो इसके अंदर का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस 2T बाई आर। ठीक है, ये प्रेशर मिल गया। ये प्रेशर इसने बोल दिया पी इन साइड के बराबर है। तो अपन इस पे बात करें तो अपने पास क्या हो गया, पी इन इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस 2T बाई आर। ठीक है, और अपने को ये दे रखा है पी इन माइनस पी नॉट जो है ये किसके बराबर दे दिया बेटा अपने को, 2100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, रो जी एच प्लस 2T बाई आर। और हमसे पूछा क्या है, सरफेस टेंशन पूछा है, तो ये वैल्यू लिख लें अपन। तो यहाँ पे हो जाएगा 2100 माइनस रो जी एच, तो रो दे रखा है अपने को कितना 1000, जी की वैल्यू 10 कंसीडर करने के लिए बोल रखी है, और हाइट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है अपने को, 20 सेंटीमीटर बिलो। तो ये एमकेएस में सोल्व कर रहे हैं तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, इक्वल्स टू 2T बाई आर, और रेडियस जो है वो अपने पास कितनी होगी, 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 इंटू 100। अब इसको सोल्व करें तो बेटा जी ये कितना हो गया, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई, तो यहाँ हो गया 2100 माइनस 10 और 10 100 और 20, तो 2000 इक्वल्स टू, यहाँ पे ये पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो और लगा दें इधर, तो यहाँ पे अपने पास कितना हो गया 2000 टी। तो इसको सोल्व करें, 2100 माइनस 2000, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आ गए इधर, तो 21 माइनस 20, तो 1 डिवाइड बाई 20 इक्वल्स टू टी। ठीक है, अब किस यूनिट में पूछा है आपसे, इन एसआई यूनिट पूछा है, यानी कि एमकेएस में बात कर रहा है ये। तो एमकेएस में बात करें तो अपन ने एमकेएस में निकाला, तो 1/20 को क्या लिख सकते हैं अपन, 0.05। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है सेकंड ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन इन ए वर्टिकल xy प्लेन एट एन एंगल 45 डिग्री विद द x एक्सिस with an initial velocity v naught. The magnitude and direction of the angular momentum of the object with respect to origin when it reaches at the maximum height will be. ठीक है, तो इसको अपन सोल्व करते हैं। इसने बोला ये है अपने को कि किसी बॉडी को, m मास की बॉडी को हम लोग यहां से प्रोजेक्ट करवाते हैं। बॉडी का मास जो वो कितना हो गया m, और v नॉट इनिशियल वेलोसिटी से 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करवाया है।
इसने बोला ये है कि जब ये बॉडी अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगी यहां पर, तब इस पॉइंट का, इस बॉडी का इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। अब हमें पता है बेटा एंगुलर मोमेंटम हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज क्या लिखते थे, या ये लिखें वेक्टर फॉर्म में, तो m इंटू आर वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, यही लिखते थे, ठीक है। और मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो हम इसको लिख लेते थे m आर वी साइन थीटा, या फिर m इंटू आर परपेंडिकुलर इंटू वी, या फिर m इंटू आर इंटू वी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मुझे पता ही इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट तो कितना हो जाएगा, v नॉट cos 45 यानी कि v नॉट बाई रूट 2, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v नॉट बाई रूट 2, v नॉट साइन 45, ठीक है। तो जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो हमें पता है वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट रहेगा इसके पास, वो कौन सा रहेगा, v नॉट बाई रूट 2। वर्टिकल कंपोनेंट तो खत्म हो चुका होगा। तो अगर मुझे ये वेलोसिटी पता है और मुझे ओरिजिन के अबाउट सोल्व करना है तो मेरे लिए तो ये v परपेंडिकुलर का काम करेगी, और r जो है मेरे लिए ये होगी, और ये r जो है ये किसके इक्वल हो जाएगी, h मैक्स के इक्वल, ठीक है। तो मैं इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड जो है वो कितना हो जाएगा, मास कितना है m इंटू वेलोसिटी v परपेंडिकुलर, वो कितनी होगी v नॉट बाई रूट 2 इंटू r जो वो किसके बराबर होगी, h मैक्स। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या रहता था अपने पास, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू जी, यही रहता था, स्क्वायर से लिख लेते हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी थी, v नॉट बाई रूट 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, v नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू, अब ये 2g, तो ये भी आ गया। तो यहां पर इसका मैग्नीट्यूड देखें अपन, ये कितना हो गया, m v नॉट क्यूब डिवाइड बाई 4 रूट 2 इंटू जी। अब इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं, तो डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन हमें पता है राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, r क्रॉस v, तो r वेक्टर जो वो तो इधर है और v वेक्टर इधर है, तो अंदर की तरफ मिलेगा, तो ये x डायरेक्शन हो गई, ये y हो गई और ये z हो गई, तो ये बोर्ड के अंदर की तरफ मिलेगा, ठीक है। तो इसमें चेक करें अपन, तो यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा, 4 बाई रूट 2 अलॉन्ग पॉजिटिव z एक्सिस, m v नॉट क्यूब नेगेटिव z एक्सिस, ठीक है। तो यही ऑप्शन आ जाएगा अपना, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा, 4th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी इसमें 5 स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो इसमें बोल रखा है द जंक्शन आर ऑफ सोलर सेल्स इज मेड वेरी नैरो कंपेयर्ड टू फोटोडायोड। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि हम लोग सोलर सेल में क्या पढ़ते हैं कि सोलर सेल को जो है एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करने की जरूरत रहती है, वो जो बाहर से जो प्लेट्स के ऊपर जो लाइट एनर्जी गिरती है उसको वो कंज्यूम करता है, तो उसके लिए उसको जो वो ये जो जंक्शन की बात कर रहा है उस जंक्शन की विड्थ हमें क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, लेकिन फोटोडायोड को एनर्जी की कम की जरूरत रहती है, कम एनर्जी में वो काम कर सकता है, तो इसके लिए फोटोडायोड के लिए ये जो जंक्शन जो है इसकी विड्थ क्या चाहिए, कम चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रखा है सोलर सेल्स आर नॉट कनेक्टेड विद एनी एक्सटर्नल बायस, ये सही है। क्यों, क्योंकि सोलर सेल बेसिकली करता क्या है कि सोलर सेल जिस भी सेमीकंडक्टर से बना रहता है उस सेमीकंडक्टर के ऊपर जो एनर्जी आती है उसी एनर्जी को वो कंज्यूम करके काम करना स्टार्ट कर देता है। तो हम एनसीईआरटी में यही पढ़ते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी में मिल जाएंगे आपको। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट बोल रखा है एलईडी इज मेड ऑफ लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन, ये गलत है, क्योंकि ये हैवीली डोप्ड जंक्शन में काम करता है। ये जो एलईडी जो रहती है वो हैवीली डोप्ड बनी रहती हैं और ये बेसिकली फॉरवर्ड बायसिंग में काम करती हैं, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में इनमें से करंट फ्लो हो सकता है और रिवर्स बायस में करंट को फ्लो नहीं होने देती थी, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट अपना गलत हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट इसने बोल रखा है कि इंक्रीज ऑफ फॉरवर्ड करंट, कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो रिजल्ट इन कंटिन्यूअस इंक्रीज ऑफ एलईडी लाइट इंटेंसिटी। अब इसमें कहना यह चाह रहा है कि आप जैसे जैसे करंट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो लाइट एलईडी जो लाइट एमिट कर रही है उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन हमें पता है ये एक टाइम तक ही बढ़ सकती है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही बढ़ सकती है। आप ये सोच के देखो कि कंडक्शन वैलेंस बैंड के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो जाएंगे तब वहां से वो एनर्जी और ज्यादा डेवलप नहीं कर पाएगा या और ज्यादा एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएगा, तो हमेशा के लिए काम नहीं करेगा। सैचुरेशन पॉइंट पे जाने के बाद में ये स्टेटमेंट जो वो गलत साबित हो जाएगी आपकी। अगर सैचुरेशन पॉइंट से पहले की बात करें तो करंट आप जैसे जैसे बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन सैचुरेशन पॉइंट के बाद में ये काम नहीं करेगी, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत होगी।
नेक्स्ट स्टेटमेंट इसने बोल रखी एलईडीज हैव टू बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस फॉर द इमिशन ऑफ लाइट। तो ये मैंने यहाँ पे ही बता दिया, एलईडी जो है वो हाईली डोप्ड रहती हैं और फॉरवर्ड बायस में जो है वो करंट को जाने देती हैं और रिवर्स बायस में बेसिकली वो करंट के फ्लो को रोक देती हैं। तो आपका स्टेटमेंट बी सही हो गया और ई सही हो गया। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रखा है एन आइडियल गैस गोज फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट ड्यूरिंग द प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेज लीनियरली विद टेम्परेचर। देखो इसने बोला क्या है कि प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि लीनियरली बढ़ रहा है। लीनियरली बढ़ रहा है इसका मतलब वॉल्यूम जो है मेरे लिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब सोच के देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं आएगा तो वर्क डन जीरो हो गया, क्योंकि वर्क डन तो हम लोग यही पढ़ते थे P इंटू डेल्टा V। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन जीरो हो गया। ठीक है, अब सोच के देखो प्रेशर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अब इसने देख लेते हैं क्या क्या स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज जीरो, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। दूसरा क्या दे रखा है, द हीट एडिड टू द गैस इज डिफरेंट फ्रॉम चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझ लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ते थे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से कि अगर आपने कोई एनर्जी दी है वो दो कामों में काम में आती थी, कुछ तो वर्क डन में प्लस कुछ इंटरनल एनर्जी के चेंज में। अब यहां पर तो वर्क डन तो हो गया जीरो, क्योंकि वॉल्यूम क्या थी, कांस्टेंट थी। तो जो आपने एनर्जी दी है उससे सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी ही बढ़ेगी, यानी कि जो आपने हीट दी है उससे सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, द हीट एडिड टू गैस इज डिफरेंट फ्रॉम चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। नहीं, ये दोनों तो इक्वल होगी, Q इक्वल्स टू डेल्टा U के बराबर होना चाहिए। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंक्रीज। नहीं, यहां वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड। तो उसने बोल रखा है कि प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। और लास्ट दे रखा है इसने, द प्रोसेस इज आइसोकोरिक, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आपका ए, डी और ई ये तीनों सही हो गए, तो आपका ऑप्शन जो है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है, ए थिन प्लेन कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 when the plane side of the lens is silver coated for complete reflection, the lens immersed in the liquid behaves like a concave mirror of focal length। यानी कि ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि कोई लेंस था और इसको पानी के अंदर डुबो रखा है और फिर बोल दिया गया कि इसकी एक साइड जो है वो पॉलिश कर दी गई। तो हमें पता है कि अगर लेंस को पॉलिश करेंगे तो वो ऑब्वियसली बात है मिरर की तरह काम करेगा, और इसने इस मिरर की फोकल लेंथ दे दी। ठीक है, तो अपने से पूछा गया कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी। तो हमें पता है कि हम वो जो 1/f इक्विवेलेंट निकालते थे उसका फॉर्मूला क्या था, 2/fl - 1/fm, ये दे रखा रहता था। ठीक है, अब ये इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ दी है लेंस की, ये मिरर की, वो कितनी बता रखी है, 0.2। तो अपने पास ये तो आ गया 1/0.2 इक्वल्स टू 2/fl - 1/fm। तो मिरर की फोकल लेंथ जो रहती थी वो क्या रहती थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। तो ये तो हमने प्लेन सरफेस को पॉलिश किया हुआ है, प्लेन सरफेस को पॉलिश किया हुआ, तो प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इनफाइनाइट होगी, तो इसकी भी फोकल लेंथ कितनी होगी, इनफाइनाइट। तो ये वाला टर्म तो कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो यहां से सोल्व किया तो यहां से लेंस की फोकल लेंथ जो आई वो कितनी आ गई, 0.2 × 2 यानी कि 0.4। अब इसने बोल रखा है कि कौन से मीडियम में रख रखा था वहां पे इसकी वैल्यू। तो हम लोग लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पे 1/f इक्वल्स टू क्या रहता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। तो ये कितना हो गया, 1.5 डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1.2 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। दूसरे की रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इनफाइनाइट थी, तो वो तो 0 हो गया। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करें तो 1/f की वैल्यू कितनी, f की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास, 0.4। तो ये वैल्यू यहां पे रख दें, 1 डिवाइड बाई 0.4 इक्वल्स टू, तो 1.5 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 5/4।
भाई पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 3 से डिवाइड करें तो 5/4 माइनस 1, तो 5/4 माइनस 1 इंटू 1/r। तो ये 5/4 माइनस 1 यानी कि 1/4, तो ये वैल्यू यहां रखे हैं तो 1/0.4 इक्वल्स टू 1/4 इंटू आर, तो ये कैंसिल हो गया। तो r की वैल्यू जो है अपने पास कितनी आ गई, नहीं सॉरी ये 1/r था, तो r की वैल्यू अपने पास आ गई 0.1 मीटर। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन जो है कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन वो सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एसी में से क्वेश्चन दे रखा है, इस पे बात करें अपन। तो इसमें है पूछा गया अपने से कि एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय आई इक्वल्स टू आई ए साइन ओमेगा टी प्लस आई बी कॉस ओमेगा टी, देन द आरएमएस करंट विल बी। तो हमें पता है ये ऐसी इक्वेशन हम लोग एसएसएम में खूब पढ़ते थे। अब इनको सोल्व कैसे करें, तो हमें इन दोनों जो टर्म दे रखी, इन दोनों टर्म्स को मैं एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लूं, तो इस टर्म को मैं लिख क्या सकता हूं, आई इक्वल्स टू आई ए साइन ओमेगा टी प्लस आई बी साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ये लिख सकता हूं। तो इन दोनों टर्म को एक साथ लिखूं तो मेरे पास रिजल्टेंट जो है इसका कितना आ जाएगा, जो एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना हो गया, आई ए स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई कुछ आएगा। अब वो फाई हम लोगों को कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ आरएमएस वैल्यू पूछी, तो हमारे पास ये एक नई इक्वेशन आ गई। उस नई इक्वेशन में मुझे पता है ये किसका काम करेगा, पीक वैल्यू का, क्योंकि भाई हम लोग करंट की जो इक्वेशन पढ़ते थे एसी में वो क्या पढ़ते थे, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, कुछ ऐसे ही तो पढ़ते थे। तो ये पीक वैल्यू हो जाती थी, तो आई आर एम एस इक्वल्स टू क्या रहता था, पीक वैल्यू डिवाइड बाई √2। तो ये पीक वैल्यू होगी, इसको डिवाइड बाई √2 करें तो आई आर एम एस जो है अपने पास क्या क्या हो जाएगा, अंडर ऑफ आई ए स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अपने पास जो है फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोल रखा है व्हाट इज द रिलेटिव डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस फॉर एन इंक्रीज इन ऑप्टिकल पावर बाय 0.1 डायोप्टर फ्रॉम 2.5 डायोप्टर। यानी कि पावर इनिशियल जो दे रखी वो कितनी दे रखी, 2.5 डायोप्टर, और फाइनल पावर जो दे रखी वो कितनी दे दी, 0.1 डायोप्टर तो बढ़ा दी, प्लस कितने में से बढ़ाई, 2.5 डायोप्टर में से, तो फाइनल पावर कितनी होगी 2.6 डायोप्टर। अब हमें पता है लेंस की बात कर रहा है, तो लेंस के लिए फोकल लेंथ इक्वल टू क्या आ जाती थी, 1/p। तो अपन ने से इसने फ्रिक्शन चेंज पूछा है शायद, रिलेटिव डिक्रीज, तो हमें पता है कि पावर बढ़ रही है तो फोकल लेंथ कम होगी। तो पहले पावर कम थी और बाद में पावर ज्यादा होगी, इसका मतलब पहले फोकल लेंथ ज्यादा थी और बाद में फोकल लेंथ कम हो गई। तो अपने पास जो इसने पूछा है व्हाट इज द रिलेटिव डिक्रीज, तो अपन क्या लिखेंगे, एफ इनिशियल माइनस एफ फाइनल डिवाइड बाई एफ इनिशियल। ठीक है, तो एफ इनिशियल अपने पास क्या हो गई, एफ इनिशियल होगी 1 डिवाइड बाई 2.5d माइनस फाइनल कितनी होगी 1 डिवाइड बाई 2.6d अपॉन 1 बाई 2.5d। तो ये d तो कॉमन आके कैंसिल हो गया बेटा। अब ये पॉइंट को भी कैंसिल कर दें तो यहाँ पे बच गया 1/25 माइनस 1/26 अपॉन 1/25। तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 1/25 माइनस 1/26 डिवाइड बाई 1/25। तो इसकी कैलकुलेशन करें अपन, तो इसको और टर्म में चलो एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं इसको। तो इसका एलसीएम आ गया कितना, 25 इंटू 26, तो इधर हो गया 26 माइनस 25 डिवाइड बाई 1/25। तो ये 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, तो 26 माइनस 25 डिवाइड बाई 26, तो ये हो गया 1/26। अब 1/25 होता है 0.04 के आसपास, तो ये 1/26 जो है वो उससे थोड़ा सा छोटा होगा। तो ऑप्शन चेक कर लें अपने, तो ऑप्शनों में तो ये साफ साफ दिखा ही रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसकी वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 2.5 की। तो अपने पास अप्रोक्स आंसर देखे जाए तो यही मिलेगा अपने को। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसने, ए सैटेलाइट इज लॉन्च्ड इनटू ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड द अर्थ। ए सेकंड सैटेलाइट इज लॉन्च्ड इनटू एन ऑर्बिट of radius 1.03 r. The time period of revolution of the second satellite is larger than the first one approximately by।
तो परसेंटेज चेंज पूछा है इसने, मतलब परसेंटेज कितने परसेंट ज्यादा है कितने क्या नहीं। तो हम लोग केपलर्स के लॉ के हिसाब से हम पढ़ते थे क्या, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इसमें जो चेंज जो किया है वो थोड़ा सा किया है, थोड़ा सा चेंज किया है, तो हम लोग इसको फ्रैक्शन वाले मेथड से डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर। ठीक है, तो डेल्टा आर जो है, डेल्टा आर की वैल्यू कितनी हो गई है 0.3 आर, तो ये वैल्यू यहाँ रखें तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 0.3 आर डिवाइड बाई आर। तो ये आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज की बात करें तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इंटू 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास 3 इंटू 0.3 इंटू 100। तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये सॉरी 0.03 है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये एक जीरो और आ जाएगी। चलो तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो गई। तो अपने पास यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा 4.5%। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट देखें, तो इसका आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए। दोनों प्लेट जो है उनका एरिया सेम दे रखा है, एंड सेपरेशन डी बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी दे दिया। इफ ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, देन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो इसको कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अपने को एक सिंपल सा मेथड पता है कि यहाँ पर ये जो सेपरेशन है वो डी है, और ये एरिया कितना दे रखा है ई, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है ई। तो हमें पता है कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती थी वो कितनी रहती थी, हाफ सी वी स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रख दें तो सी को हम लोग क्या लिख सकते थे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी जो है वो क्या है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को हम लोग क्या लिख सकते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, इसका स्क्वायर। तो इसको सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई 2 इंटू डी इंटू ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो ये डी से ये डी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी इंटू ई स्क्वायर। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। तो इसका सेकंड आंसर आ जाएगा आपके लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ए कार ऑफ मास m मूव्स ऑन ए बैंक्ड रोड हैविंग रेडियस r एंड बैंकिंग एंगल थीटा। To avoid slipping from banked road, the maximum permissible speed of the car is v0. The coefficient of friction mu between the wheels of the car and the banked road. तो ये आपको बैंकिंग ऑफ रोड वाले केस में ऐसे पूछ रखा है। तो इसमें आपसे पूछा क्या है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है म्यू, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि हम v0 स्पीड से सेफली, मैक्सिमम पॉसिबल जो स्पीड जो दे रखी इसने वो v0 दे रखी, कि v0 स्पीड से हम लोग सेफली उस रोड के ऊपर कार को ड्राइव कर सके। ठीक है, तो इसका एक रफली डायग्राम बनाते हैं हम लोग। और मान लो ये इंक्लाइन जो दे रखा है, जो बैंकिंग दे रखी है रोड की, वो कितना दे दिया थीटा, और यहां हमने मान लो अपनी कार मान ली। ठीक है, इसका मास m मान लिया और वो v0 स्पीड से अभी बाहर की तरफ आ रही है। तो हमें पता है इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी वजह से फोर्स कौन सा लगेगा, mg, जिसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा कितना, mg sin थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा कौन सा, mg cos थीटा। लेकिन मुझे पता है ये जिस सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रही है उस सर्कल का सेंटर तो इधर की तरफ है r रेडियस का। तो इस सर्कल की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, कौन सा, mv0 स्क्वायर डिवाइड बाई r। और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हमारा थीटा सेम रहेगा, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल। तो मुझे पता, हमें पता है कि ये जब कार जब बैंकिंग या किसी कर्व्ड सरफेस पे या कर्व्ड रोड के ऊपर चलती है तो वो बाहर की तरफ भागने की कोशिश करती है। अब बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, अंदर की तरफ। ठीक है, तो अब इसको हम लोगों को पता है कि इसको सेफली ड्राइव करना है, तो ये कार न तो इस लेवल से नीचे आनी चाहिए और न ही इस लेवल से कहां आनी चाहिए, ऊपर। तो इस प्लेन के अलोंग नेट फोर्स इस कार पे क्या कर दें, 0। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स देखो कौन कौन सा आ गया अपने पास, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू, इसको बैलेंस कौन करेगा, तो इस mv0 स्क्वायर बाई r का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ गया। तो इधर की तरफ तो कंपोनेंट कितना आ गया, mv0 स्क्वायर बाई r cos थीटा, और इधर की तरफ क्या आ गया बेटा, mv0 स्क्वायर बाई r sin थीटा। ठीक है, तो नॉर्मल की वैल्यू इन दोनों के बराबर होगी। तो ऊपर की तरफ बैलेंस कौन करेगा इसको, mv0 स्क्वायर बाई r इंटू cos थीटा। ठीक है, अब यहां पर f की वैल्यू रख दें तो यहां पे कितना हो जाएगा,
mg साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू किसके बराबर है, mg cos थीटा प्लस म्यू एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर साइन थीटा इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर कोस थीटा। क्लियर। तो इसको सोल्व करें तो m तो कॉमन आके कैंसिल हो गया, और हमसे म्यू पूछा है तो म्यू वाली टर्म को एक तरफ कर लें, बाकी टर्म्स को एक तरफ कर लें। तो यहाँ पे इधर तो बच गया अपने पास क्या, g साइन थीटा, और इधर से क्या आ गया अपने पास ये, चलो इनको इधर नहीं करते हैं, इसको उधर लेके चलते हैं, क्योंकि इधर म्यू वाली दोनों टर्म अपने को एक साथ दिख रही हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर इन दोनों टर्म्स में से म्यू अपन ने कॉमन ले लिया, तो म्यू कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बच गया बेटा अपने पास, जी कोस थीटा प्लस वी नोट स्क्वायर बाई आर साइन थीटा इक्वल्स टू, इधर क्या बच गया, वी नोट स्क्वायर बाई आर कोस थीटा माइनस जी साइन थीटा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ आर को एलसीएम लेके सोल्व कर लें और कोस थीटा से कंप्लीट टर्म को डिवाइड कर दें। तो म्यू इक्वल म्यू इनटू, तो कोस थीटा से डिवाइड किया और आर को एलसीएम लेके सोल्व किया, तो इधर तो आ गया जी आर, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया, प्लस वी नोट स्क्वायर साइन डिवाइड बाई कोस, इधर क्या हो गया टेन थीटा, और आर जो एलसीएम लेके सोल्व किया था तो आर दोनों तरफ एलसीएम आगे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और इधर की तरफ अपने पास कितना हो गया, वी नोट स्क्वायर, कोस जो कॉमन लिया है, कॉमन लेके दोनों तरफ कोस से डिवाइड कर दिया, तो कोस से इधर कोस कैंसिल हो गया, माइनस इधर कितना हो गया, g इंटू आर एलसीएम वाला, और साइन बाई कोस क्या हो गया अपने पास टेन थीटा। तो अपने से म्यू पूछा है तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, वी नोट स्क्वायर माइनस जी आर टेन थीटा डिवाइड बाई जी आर प्लस वी नोट स्क्वायर टेन थीटा। ठीक है, ये अपने म्यू की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है, वी नोट स्क्वायर ऊपर माइनस में था, तो ये तो दोनों ऑप्शन हट गए अपने, इसमें ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन, क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें क्या बोल रखा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाज मेड विद टू रेक्टेंगुलर प्लेट्स ईच विद ए लेंथ ऑफ L इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ B इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 माइक्रोमीटर। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द वेज टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस बाय ए फैक्टर ऑफ 10। मतलब ये जो कैपेसिटर दे रखा है, इस कैपेसिटर की जो भी कैपेसिटेंस आएगी उसकी डायमेंशंस अगर ये लें तो यहां पर 10 गुना ज्यादा कैपेसिटेंस कौन कौन से केस में हो सकती है। तो पहले इसकी कैपेसिटेंस अपन रफली कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इनकी यूनिट सबकी सेम है क्या, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और माइक्रोमीटर। हाँ, तो यूनिट वगैरह सारी सेम है, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो चेक कर लेते हैं इनका। ठीक है, मोटा मोटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ साइलेंस नोट ए बाई डी पढ़ते हैं हम लोग, तो एफ साइलेंस तो सब में कॉमन आ जाएगा। ए जो है एरिया वो क्या हो गया, लेंथ इंटू विड्थ, तो इसकी लेंथ कितनी, 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 3। तो अपने पास मोटा मोटा जो है इनकी क्वांटिटी का रेशियो 1 आ रहा है। अब यहां पर हमारे लिए वही ऑप्शन करेक्ट होगा जिसका रेशियो कितना आए, 10 आए। तो अपन देखें B इंटू एल डिवाइड बाई डी का रेशियो 10 कहां आ रहा है, L इंटू बी 30 इंटू 1, 30 डिवाइड बाई 1 30, तो इसका तो ये तो 30 गुना हो गया, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा इधर देखें 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 30, ये 1/10 हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा इधर देखें 6 इंटू 5 30 डिवाइड बाई 10, तो ये 10 गुना हो रहा है, ये पॉसिबल है। अच्छा इधर देखिए 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 10, ये भी 1/10 हो रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा इधर देखिए 5 इंटू 2 10/1, ये 10 गुना हो रहा है। तो अपने पास जो है वो कौन कौन से सही हो गए, एक तो सी और एक ई, तो सी और ई कौन से हो गए, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा अपना। क्लियर। नेक्स्ट देखें, इसमें दे रखा है फॉर एन एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू 32.3 इंटू 1125 डिवाइड बाई 27.4 वेयर ऑल द डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, देन टू रिपोर्ट द वैल्यू ऑफ y वी शुड राइट। तो इसको सोल्व करने की जरूरत वैसे ही नहीं थी। हमें पता है जब हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट पढ़ते हैं तो मल्टीप्लाई वाले केस में या डिवाइड वाले केस में हमें पता है हम लिस्ट जो है सिग्निफिकेंट डिजिट कंसीडर करते थे। आंसर जो है वो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में होना चाहिए। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट यहां पर भी 3 है, यहां 3 है और यहां पर 4 है, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होगी, इसमें 3 हो गई। इसका मतलब मेरा आंसर जो आएगा वो भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आना चाहिए। तो आप यहां चेक करोगे इसमें कितनी होगी, 4 और 3 7 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है
क्योंकि हमें पता था कि डेसिमल के बाद में अगर ट्रेलिंग जीरो थी उसको सिग्निफिकेंट में कंसीडर करते थे, लेकिन विदाउट डेसिमल अगर कोई ट्रेलिंग जीरो आ रही है उसको सिग्निफिकेंट डिजिट में कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये जो जीरो दिख रही है आपको, ये सिग्निफिकेंट डिजिट में कंसीडर नहीं होगी। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, इसमें फिर से कितनी होगी 4 और 2 6, और इसमें होगी 5। तो नहीं तो ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल है। आपका आंसर हो जाएगा कौन सा 1330। क्यों हुआ, इसका रीजन पता चल गया अपने को, क्योंकि इस केस में हम लोगों को पता है कि लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जितनी रहती थी आंसर उतने में ही देना रहता था अपने को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बेटा अपन। इसने बोल रखा है कि पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड 2 सेकंड एंड एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर इफ डी कैपिटल डी एंड स्मॉल डी आर द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये जो है ये टोटल डिस्टेंस बता रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 12.5 सेकंड, देन डी बाई डी का रेशियो। तो 12.5 में देखें तो 12.5 में कितने चक्कर लगा चुका, 12 सेकंड में 6 तो चक्कर कंप्लीट लगा चुका। अब 6 चक्कर लगाने में 1 सेंटीमीटर इधर गया, फिर वापस इधर आया, फिर इधर आया और फिर इधर आया। तो एक राउंड में 4 सेंटीमीटर, एक कंप्लीट साइकिल में 4 सेंटीमीटर चल रहा है बेटा। तो 6 चक्कर तो सीधे सीधे कंप्लीट कर लिए इसने, तो 24 सेंटीमीटर तो ये वैसे चल चुका। ठीक है, अब आधी सेकंड में कितना चलेगा, तो आधी सेकंड में हमें पता है इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड दे रखा है। तो हमें पता है यहां से यहां तक जाने में t/4 टाइम लगता था, तो 2 सेकंड, तो t की वैल्यू 2 होगी, तो 2 डिवाइड बाई 4 यानी कि हाफ सेकंड, यानी कि पार्टिकल यहां से यहां पहुंचेगा। तो फाइनली 12.5 सेकंड के बाद में ये यहां है। अगर इसने मीन पोजीशन से चलना शुरू किया तो ये 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा चल दी, तो 24 प्लस 1, तो कैपिटल डी की वैल्यू तो कितनी होगी बेटा 25 सेंटीमीटर। और स्मॉल डी इसने क्या बता रखा है डिस्प्लेसमेंट, तो ये यहां पे है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे हम लोग। तो फाइनली ये यहां है, इनिशियली 12.5 सेकंड पहले इसने यहां से चलना शुरू किया था, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए कितना हो गया, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फेस सरफेस 2 सेंटीमीटर exhibits focal length of f1 in air. Another plano convex lens with face surface radius of curvature 3 cm has focal length of f2 when it is immersed in a liquid of refractive index 1.2. If both the lenses are made of same glass of refractive index 1.5, the ratio of f1 and f2 will be. तो ठीक है, इसने ये बोल रखा है कि जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो उसमें ये मान लो 2 केस ले लिए। पहले किस में रखा है एयर में, और दूसरा किस में रखा है लिक्विड में। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ f1 दे दी और इसकी फोकल लेंथ कितनी दे दी f2। कांच दोनों में सेम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और इसका 1.5। इसकी ये वाली साइड है, ये कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, इसकी ये वाली साइड कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। और ये जिस मीडियम में रखा हुआ, यहां मीडियम जो है उसका म्यू कितना हो गया 1, और यहां वाले का म्यू कितना हो गया 1.2। तो फोकल लेंथ का रेशियो पूछा है, तो इसके लिए सोल्व करें तो 1/f1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कांच ग्लास 3/2 माइनस 1 इंटू 1/r यानी कि 1/2, यही होगा। 3/2 माइनस 1 1/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4। तो f1 की वैल्यू तो जो है वो किसके बराबर आ गई 4 के बराबर आ गई। इधर से इसको सोल्व करें तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बेटा, तो 1/f2 इक्वल्स टू 3/2 इंटू 1.2 को मैं लिख सकता हूँ 6/5 माइनस 1 इंटू 1/3, क्योंकि दूसरी साइड जो है वो प्लेन है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये 3 से 2, तो ये 5/4 माइनस 1, तो ये कितना हो गया बेटा 1/4। तो 1/f2 जो वो कितना हो गया 1/4 इंटू 1/3 यानी कि 1/12। तो f2 की वैल्यू 12 आ गई और f1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो अपने से किसका रेशियो पूछा है इसने, f1 और f2 का रेशियो, तो 4 और 12 है यानी कि ये कितना हो जाएगा 1/3। तो इसका जो आंसर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा आपको 1/3। ठीक है, तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा 4th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसने बोल रखा है ये फोर्स F इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट in the x direction. The work done by the force is 5 joule when the object is displaced by 1 meter. If the constant alpha equals to 1 Newton, then beta will be. तो देखो अपने को फोर्स जो दे रखा है वो कितना दे रखा है F इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर। हम लोग जो वर्क डन निकालते थे तो वर्क डन क्या रहता था अपना इंटीग्रल F डॉट dx।
तो यहाँ पे ये वर्क डन कितना दे दिया 5, और F इसको सोल्व करूं मैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकता हूं, ठीक है, 0 से 1, क्योंकि 1 1 मीटर के डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट 0 से 1। अब अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 1 दे रखी है, तो यहाँ 1 रखें और लिमिट लगाएं, तो यहाँ पे ये वाली टर्म कंप्लीट कितनी होगी 1, तो ये प्लस की इधर आके क्या हो जाएगी माइनस की, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 इक्वल्स टू बीटा इंटू 1 बाई 3। तो बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी अपने पास 12। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रेक ए बिग वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस r इनटू 27 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियस इज 10 जूल। The work done required to break the same big drop into 64 small drops of equal radius will be। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये पहले एक ड्रॉप को 27 ड्रॉप में तोड़ रहा है। पहले कैपिटल R की जो एक ड्रॉप थी उसको 27 स्मॉल r की ड्रॉप्स में तोड़ रहा है। तो हमें पता है पहली बात तो वॉल्यूम कंजर्वेशन लगेगा, तो पहले कैपिटल R और स्मॉल r में रिलेशन निकाल लें। अब ये रिलेशन निकालें क्यों, क्योंकि हमें पता है वर्क डन इक्वल्स टू हम पढ़ते थे T इंटू डेल्टा A, यानी कि चेंज इन सरफेस एरिया। तो T इंटू, क्लियर। अब ड्रॉप है तो सरफेस एरिया तो इनके पास एक ही होगा, चेंज तो एक का ही होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा चेंज इन सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर फाइनल, या फिर इनिशियल को सोल्व करके कर लो। चलो ये हो जाएगा कितना 4 पाई r स्क्वायर माइनस n इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, और ये वैल्यू जो है अपने को कितनी दे रखी है पहले केस में 10 जूल के बराबर, ठीक है। तो कैपिटल R को एक काम करते हैं स्मॉल r के साथ कंपेयर कर लेते हैं, इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो 4/3 पाई r क्यूब इक्वल्स टू 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो ये 4/3 पाई से तो 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास 3r, कैपिटल R इक्वल्स टू 3r। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो 10 इक्वल्स टू t इंटू 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9r स्क्वायर माइनस 27 इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 पाई r स्क्वायर यहां से कॉमन आ जाएगा अपने पास, यही होगा 4 पाई r स्क्वायर यहां से क्या हो गया कॉमन। तो 10 इक्वल्स टू t इंटू ये 27 और ये 9, तो ये अपने पास कितना बच गया माइनस 16 इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अपन इस टर्म में नहीं करें, इसने कंपैरिजन करवाया शायद 64, तो स्मॉल r को कैपिटल R में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्मॉल r को अपन कैपिटल R में कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए, दोनों को आसानी से कंपेयर कर सकें अपन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इक्वल्स टू t इंटू 4 पाई r स्क्वायर माइनस 27 इंटू 4 पाई, स्मॉल r की जगह क्या लिख दें r स्क्वायर बाई 9, ठीक है। तो ये 9 से ये तो कैंसिल हो गया, कितना हो गया 3, तो अपने पास आ गया 10 इक्वल्स टू t इंटू 4 पाई r स्क्वायर माइनस 3 4 पाई r, तो ये हो गया माइनस 11 इंटू पाई 12 माइनस 4, तो माइनस 8 पाई r स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। दूसरे केस में क्या पूछ रहा है वो कि अगर इन्हीं ड्रॉप्स को 64 छोटी छोटी ड्रॉप में तोड़ूं, तो मुझे पता है दूसरे केस में क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इक्वल्स टू 64 इंटू 4/3 पाई r1 क्यूब। तो ये सोल्व करें तो यहाँ पे कैपिटल R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 इंटू r1। तो अब की बार फिर से यही वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा T इंटू चेंज इन सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर माइनस 64 इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, तो यानी कि यह हो जाएगा r स्क्वायर डिवाइड बाई 16। तो यहाँ पे ये पाई r स्क्वायर तो कॉमन आगे कैंसिल हो गया बेटा, और 16 से ये कितना हो गया 4, तो 4 और 4 16, 16 माइनस 4, तो ये माइनस 12 हो गया इधर, और ये t से t कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाई वर्क डन इक्वल्स टू ऊपर बच गया माइनस 8 डिवाइड बाई नीचे जो है वो कितना बच गया था अपने पास 4 माइनस 16,
तो यानी कि माइनस का 12, तो ये कैंसिल हो गया, 4 से ये 2 और ये 4 से 3, 2 से ये 5, तो वर्क डन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपकी बार 15 जूल। ठीक है, तो इसका आंसर जो कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें क्या बोल रखा है, ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r रोल्स along an inclined rough plane of inclination 45 degree. If it starts to roll from the top of the plane, then the linear acceleration of the cylinder. तो ये तो हम लोग सीधा डायरेक्ट याद रखते हैं कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता था, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे k जो वो क्या हो गई थी, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो हमें पता है रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे निकाल लेते हैं, तो टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहता था, सिलेंडर के लिए मास इनटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो इसके लिए के की वैल्यू क्या होगी, r बाई रूट 2, और थीटा अपने को 45 दे रखा है, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया, g इंटू साइन 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर की जगह क्या लिख दें, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, तो 1 प्लस 1 बाई 2 कितना हो गया, 3 बाई 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, g बाई रूट 2, तो ये तो नीचे आ गया और 3 बाई 2 ऊपर चला गया, तो ये रूट 2 से कैंसिल हो गया इधर। तो अपने पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, रूट 2g बाई 3। क्लियर। तो आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विद एन इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल्स टू v नॉट, और वो x डायरेक्शन की तरफ दे रखी है, और v नॉट जो पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है, इंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस E नॉट k कैप। अब ये z डायरेक्शन की तरफ है, नेगेटिव में। इफ, अब ये चीज ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज नेगेटिव है, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी वो प्लस z डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स जो लगेगा वो कहां लगेगा, प्लस k कैप की तरफ लगेगा। इफ द इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट, देन द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ जो है वो t टाइम बाद में वेवलेंथ की वैल्यू पूछी है। तो अपने को पता है लैम्डा जो रहता है वो क्या रहता था अपने, लैम्डा इक्वल्स टू h डिवाइड बाई m इंटू v रहता था। ठीक है, अब किसी टाइम t के बाद में स्पीड देखें तो हमें पता है x डायरेक्शन की स्पीड जो है, x कंपोनेंट तो हमेशा यही रहना था, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं, लेकिन z डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स की वजह से उस इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन आएगा z डायरेक्शन में, वो कितना आ गया, e डिवाइड बाई m। तो t टाइम बाद में वेलोसिटी क्या होगी, तो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन काम में ले सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at, तो vz इक्वल्स टू uz तो था 0 प्लस एक्सेलरेशन हो गया कितना, e बाई m इंटू t। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी वेक्टर आया वो कितना आया अपने पास, v नॉट i कैप प्लस e बाई m इंटू t k कैप। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसकी स्पीड चाहिए, तो स्पीड चाहिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ v नॉट का स्क्वायर प्लस e डिवाइड बाई m इंटू टी का होल स्क्वायर। तो अब जो वेवलेंथ आएगी, अच्छा इनिशियल वेवलेंथ जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, लैम्डा नॉट, और उसकी वैल्यू किसके बराबर है, h बाई एम वी नॉट के। तो फाइनली टी टाइम बाद में जो वेवलेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, h डिवाइड बाई m इंटू वी, और v की वैल्यू हो गई अपने पास कितनी, v नॉट स्क्वायर प्लस e बाई एम इंटू टी का होल स्क्वायर। लेकिन इसने क्या है, लैम्डा नॉट की टर्म में पूछी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से v नॉट स्क्वायर कॉमन ले लूं तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई m, और रूट से बाहर आ गया तो v नॉट। अब यहाँ पे बच गया कितना, 1 प्लस e डिवाइड बाई m इंटू वी नॉट इंटू टी की होल पावर। ठीक है, और अब ये वाली जो टर्म जो दे रखी है ये मेरे को पता है इनिशियल वेवलेंथ थी, तो लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ई टी डिवाइड बाई m इंटू वी नॉट और इसका होल स्क्वायर। क्लियर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और ये है, ये सही है ना, अच्छा ठीक है, अपन ने ब्रैकेट में लिख रखा है, तो इन्होंने ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ये थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, द यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड यूजिंग लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 480 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर वेवलेंथ्स टू फॉर्म इंटरफेरेंस पैटर्न्स। The least number of the bright fringe of 480 nanometer light that are required for the first coincidence with the bright fringe formed by the 600 nanometer। ठीक है,
तो ये बोलना चाह रहा है कि भाई जो 480 नैनोमीटर वाली लाइट है उसका कौन सी फ्रिंज जो है वो 600 नैनोमीटर वाली लाइट के साथ कोइंसाइड करेगी। तो हमें पता है कि भाई इसकी कोई एनवी फ्रिंज और इसकी कोई एमवी फ्रिंज कोइंसाइड कर जाए तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या लिखते थे, लैम्डा डी बाई डी। तो इसकी वेवलेंथ अलग है तो लैम्डा 1 डी बाई डी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एम लैम्डा 2 डी बाई डी। अब सेटअप दोनों केस में सेम ले रखा है तो कैपिटल डी और स्मॉल डी तो दोनों सेम रहेंगे तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे इसको सोल्व करें तो n इंटू लेमडा 1 की वैल्यू कितनी होगी 480 और m इंटू लेमडा 2 की वैल्यू कितनी होगी 600। तो ये 12 से डिवाइड कर दें, ये 4 और ये 5, तो n बाई m की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 5/4, यानी कि n जो है उसकी 5वीं फ्रिंज और m की जो है वो 4th फ्रिंज, दोनों क्या कर जाएंगी कोइंसाइड। तो अब देख लेते हैं किसकी पूछी है इसने, द लिस्ट नंबर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज ऑफ 480 नैनोमीटर, यानी कि इसकी बात की है। तो इसके लिए तो हम लोगों ने n कंसीडर किया था तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आपके लिए जो आंसर होगा वो थर्ड आंसर एक सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। इसने बोला है कि ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी ऑफ ए बोर एटम द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन इज 2000 एंगस्ट्रॉन एंड it becomes 6000 angstrom when the electron jumps from state B to C। यानी कि A से C जा रहा है, A से C जा रहा है तब कितना है 2000 और B से C जा रहा है तब 6000 है। तो आपसे A से B पूछा है तो हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते थे इसमें। हमें पता है कि A से C की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अगर A से C जंप करेगा तो एनर्जी ड्यूरिंग A टू C इक्वल्स टू एनर्जी ड्यूरिंग A टू B प्लस एनर्जी ड्यूरिंग B टू C। अब ये एनर्जी क्या हो जाएगी hc बाई लेमडा A टू C इक्वल्स टू hc बाई लेमडा A टू B प्लस hc बाई लेमडा B टू C। ठीक है, तो ये hc तो कॉमन आगे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे तो ये कितना दे रखा है इसने 2000, B से C का कितना दे रखा है 6000, तो ये तो 2000 एंगस्ट्रॉन दे दिया। ये पूछा है A से B और ये कितना दे दिया 6000। तो इसको सोल्व करें अपन तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1 बाई लेमडा ए बी इक्वल्स टू 1 बाई 2000 माइनस 1 बाई 6000। तो एलसीएम लेके सोल्व करें तो एलसीएम आ गया कितना 6000, तो यहाँ हो गया 3 माइनस 1, तो 1 बाई लेमडा ए बी जो है वो कितना हो गया 2 बाई 6000, यानी कि कितना हो गया 1 बाई 3000। तो लेमडा ए बी जो आएगा अपने पास वो कितना आ जाएगा बेटा 3000 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दे रखा है द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज इंक्रीज बाय 50 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। द टोटल हीट एडिड एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी आर E1 एंड E2। तो E1 और E2 का रेशो पूछा है। तो E1 क्या है द टोटल हीट एडिड और E2 हो गई अपनी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है। चलिए, तो हमें पता है हम क्या पढ़ते थे Q इक्वल्स टू वर्क डन प्लस डेल्टा U। तो Q जो है वो कितनी दी, तो डेल्टा वर्क डन जो है वो प्रेशर कांस्टेंट रख रखा था। प्रेशर कांस्टेंट था तो हमें पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो उसमें वर्क डन जो है P इंटू डेल्टा V प्लस F/2 NR डेल्टा T। तो यहाँ पे Q इक्वल्स टू क्या हो गया P डेल्टा T को V को क्या लिख सकते हैं NR डेल्टा T प्लस F/2 NR डेल्टा T। अब इसने E1 किसको बोला है, E1 जो है हीट एडिड, तो इस कंप्लीट टर्म को तो इसने E1 बोल दिया और E2 बोला है किसको इंटरनल एनर्जी को E2, तो इस टर्म को क्या बोला है इसने E2। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। चलो, तो E1 इक्वल्स टू क्या हो गया N जो है नंबर ऑफ मोल्स 1 दे रखे हैं, टेम्परेचर 50 दे रखा है, तो 50R प्लस F कौन सी गैस दे रखी है इसने मोनोएटॉमिक, तो F की वैल्यू होगी 3, तो 3/2 इंटू 1 और ये 50 ही हो गया मान लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 25, तो 75 और 50 R 125 R ये हो गया। और E2 की वैल्यू सिर्फ ये होगी, तो E2 जो है वो कितना होगा अपने पास 75 R। तो अपने से वैल्यू किसकी पूछी है E1 बाई E2 x/9 दे रखा है, E1 बाई E2 इक्वल्स टू x/9। तो E1 की वैल्यू बेटा अपने पास आ गई कितनी 125 R डिवाइड बाई E2 की वैल्यू आ गई 75 R इक्वल्स टू x/9। तो ये R से R कैंसिल आउट होगा, 25 से ये 3 और ये 5, 3 से ये 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 15। तो इसका आंसर जो अपने को कितना मिल जाएगा 15।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द लिस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू गेज इज 0.01 mm if the pitch is increased by 75% and number of divisions on the circular scale is reduced by 50%, the new list count will be। तो हमें सबसे पहले तो लिस्ट काउंट के बारे में आइडिया होना चाहिए कि लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या रहता है। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला रहता था, हम लोग क्या पढ़ते थे, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स, ये पढ़ते थे। तो ये इसकी वैल्यू इसने शुरुआत में कितनी दे दी, 0.01 mm। अब ये क्या बोल रहा है कि पिच को इसने 75% से बढ़ा दिया और सर्कुलर जो स्केल जो डिवीजन जो थे वो 50% से कम कर दिए। तो नया लिस्ट काउंट पूछा है, तो LC डैश में ये लिख सकता हूं कि 0.01 जो पुराना था वो इंटू जो चेंज किया है वो। तो पहले कोई डिजिट मैंने कंसीडर कर ली, मान लो 1/1 रेशियो दोनों का कंसीडर कर लिया और उसमें 75% इसने बढ़ा दिया, तो 0.75 हो गया होगा वो वैल्यू। तो भाई पहले कोई वैल्यू 100 थी, मान लो पिच की वैल्यू 100 थी, अब उसने 75% बढ़ा दी तो फाइनली वो कितनी होगी, 175। ठीक है, और ओल्ड डेटा के हिसाब से हमें कैलकुलेट करनी है। तो और नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन जो है वो क्या कर दिया, 50% से कम कर दिया, तो 1 - 0.50 ये आ जाएगा। तो इसको सोल्व करें तो 0.01, और ये ध्यान रखना ये आएगा mm में, क्योंकि हम लोगों ने जो इनिशियल जो पुराना वाला जो लिस्ट काउंट था वो mm में दे रखा, तो उसी के हिसाब से सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया बेटा ये कितना, 1.75 डिवाइड बाई 0.50, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 25 से 2 और 25 से ये 7, तो ये हो गया 3.5। तो 0.01 इंटू 3.5, तो ये हो जाएगा कितना, 0. और इसमें पूछा किसमें है, 10⁻³ में पूछा है ना इन्होंने mm में, तो 2 और ये 3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 35 इंटू 10⁻³ mm। तो इसका आंसर जो वो कितना आ जाएगा, 35। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका कितना, 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दे दिया, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ohm इज बेंट टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी 2 वर्टेक्स विल बी। तो सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, इसने बोल दिया कि एक वायर है उसको बेंड करके इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया मतलब तीनों साइड की लेंथ इक्वल है, तो साइड की लेंथ इक्वल है तो रेजिस्टेंस जो वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो तीनों साइड का रेजिस्टेंस जो वो 3 ओम हो जाएगा। और इसने बोला कि नहीं 2 वर्टेक्स के बीच का आर इक्विवेलेंट निकालो, तो मैं इन दो के बीच का निकाल लेता हूं। तो ये दोनों तो मेरे लिए किसमें हो गए, सीरीज में, तो इन दोनों का तो इक्विवेलेंट कितना आ गया, 6, और ये 3 इसके साथ किसमें आ गए, पैरेलल में। तो ये ए और ये अगर बी है तो आर ए बी जो है वो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3, तो 18 डिवाइड बाई 9 यानी कि कितना आ जाएगा, 2 ओम। तो इसका आंसर कितना मिलेगा अपने को, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। तो इसने बोल रखा है कि ए करंट ऑफ 5 एम्पियर एग्जिस्ट इन ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1/√2 मीटर, स्क्वायर लूप दे रखा है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर लूप विल बी। तो चलो इसने क्या किया है, एक स्क्वायर लूप दे दिया, ये इसकी साइड दे दी 1/√2 मीटर और करंट मान लो कितना दे दिया, 5 एम्पियर। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी है। अब मुझे पता है स्क्वायर है, चारों साइड में करंट सेम फ्लो कर रहा है, तो सेम सीक्वेंस में फ्लो कर रहा है, तो सीधी सी बात है जितना मैग्नेटिक फील्ड एक वायर की वजह से होगा बाकी तीनों की वजह से भी उतना ही होगा और उसी डायरेक्शन में होगा। तो मैं किसी एक को सोल्व कर लेता हूं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे यहां अगर मैं देखूं तो ये मेरे लिए R का काम करेगी और ये एंगल जो मेरे लिए कितने हो गए, 45 और 45। तो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो मुझे पता है वो क्या है, μ0I डिवाइड बाई 4πr इंटू sin θ1 प्लस sin θ2, यही होगा। यहां पर वैल्यू रखें, μ0/4π इंटू I जो है वो कितना हो गया, 5, और R जो है ये कंप्लीट डिस्टेंस 1/√2 दे रखी है, तो ये तो इसका हाफ होगा, तो ये कितनी हो जाएगी, 1/2√2 इंटू sin θ1 प्लस sin θ2, तो दोनों एंगल 45 है, sin 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2, ये एक टुकड़े की वजह से आ गई। ऐसे कितने टुकड़े हैं, 4, तो यहां पे मैं अगर टोटल निकालूं तो इंटू 4 कर दूं, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को सोल्व करते हैं अपन।
तो म्यू नोट डिवाइड बाई 4 पाई को तो अलग छोड़ दिया, इंटू 5, ये 2√2 ऊपर चला गया। अच्छा इधर क्या बच गया, 1/√2 प्लस 1/√2, तो 2/√2, और 2/√2 को सोल्व करूं तो ये कितना बचेगा, √2। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लें, तो म्यू नोट डिवाइड बाई 4 पाई इंटू √2 और √2 कितना हो गया, 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, ये आ गया। अब म्यू नोट इंटू 4 पाई की टर्म में पूछा है इसने, तो म्यू नोट इंटू 4 पाई की वैल्यू इसने कितनी कंसिडर करने की बोली है, म्यू नोट की 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, तो यहाँ पे लिखें 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 20, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, ये 0 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे -6, तो इसका आंसर आया 2 इंटू 10⁻⁻6। तो इसने p की वैल्यू पूछी है, 10⁻⁻6 तो दे रखा है, तो p की वैल्यू जो है वो बेटा अपने पास कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू 2। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। और लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि स्क्वायर लूप ऑफ साइड a इक्वल्स टू 1 मीटर इज हेल्ड नॉर्मली इन फ्रंट ऑफ ए पॉइंट चार्ज q इक्वल्स टू 1 कूलम। The flux of the electric field through the shaded region is 5/p into 1/epsilon Newton meter square per coulomb, where the value of p is, यानी कि इस रीजन में से फ्लक्स पूछा है। अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हमें गड़बड़ लग रही है, ये जो चार्ज की जो डिस्टेंस दे रखी है ये a/2 मान के सोल्व करना पड़ेगा आपको, क्योंकि a/2 मानेंगे तो अगर हम इसको सिमेट्रिकली सोल्व करें तो हमारे लिए ये, हम इसको अगर कंप्लीट सरफेस मिला के इसको कंप्लीट करें तो ये एक क्यूब की तरह काम करेगा। ठीक है, और ये चार्ज उस क्यूब के सेंटर पे होना चाहिए। तो अगर ये चार्ज यहां पर रखा हुआ है क्यूब, तो हमें पता है एक साइड से जो फ्लक्स जाएगा वो कितना रहता था, Q डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टोटल फ्लक्स जो जाएगा वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट जाएगा, और ये 6 साइड होगी तो हर साइड से इक्वल जाएगा। तो एक साइड से जो वो कितना आया, इस वाली साइड से अगर बात करूं तो मैं कितना आया, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब सोचो इस एक साइड को, इसको पूरी को एक साइड मानूं तो इस एक साइड के मैं 4 हिस्से कर लेता हूं, या फिर अगर ऐसे देखें तो इसने क्या किया कि ये जो साइड जो थी इस साइड के इसने 8 हिस्से कर रखे हैं, ऐसे सिमेट्रिकली 8 हिस्से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप सोच के देखो ये जो पूछ रहा है ये सिर्फ 3 हिस्से गायब कर रहा है, एक तो ये, एक हिस्सा तो ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। 8 में से 3 को गायब कर दे रहा है कि बाकी 5 में से बताओ। तो मुझे पता है कि 8 हिस्सों में से कितनी आ रही है, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। एक हिस्से में से कितनी आएगी, Q बाई, एक हिस्से में से कितनी आएगी, Q बाई 48 एप्सिलॉन नॉट। एक टुकड़े में से, सिर्फ इस एक टुकड़े में से इतनी फ्लक्स जो है वो बाहर निकल के आएगी। तो हमारे से तो 1 2 3 4 5, इन 5 का पूछा है तो इनटू क्या कर देंगे 5। तो जो टोटल फ्लक्स जो उस शेडेड रीजन में से आएगा वो कितना हो जाएगा, 5Q डिवाइड बाई 48 एप्सिलॉन नॉट। तो अपने से पूछा क्या है, P की वैल्यू पूछी है, तो P की वैल्यू बेटा अपने पास जो है वो कितनी हो जाएगी, 48। क्लियर, चलिए धन्यवाद।